मुझे कहा गया कि आज के कार्यक्रम में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग फिल्म एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ पे कितने लोग फिल्म एस्पिरेंट्स हैं? फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्मों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी कई कार्यक्रम अटेंड करता था, प्रोग्राम्स अटेंड करता था और काफ़ी चीज़ जानने की कोशिश करता था। कई बार कुछ चीज़ें मिलती थी, कई बार कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो शायद गूगल पे नहीं है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह शेयर कर सकूँ। क्योंकि मास्टर क्लास में यूजुअली लोग जनरल चीज़ें बात करते हैं फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म प्रोसेस के बारे में। इट्स बीन 100 years ऑफ हिंदी सिनेमा, आई थिंक सो। एक फिल्म व्यूअर को इनफैक्ट आजकल फिल्म मेकर से ज़्यादा पता है। एक ठेले वाला भी एक शॉट देके बता सकता है कि ये शॉट गलत लिया है, पर ये क्यों गलत लिया है, बस ये एक फिल्म मेकर और एक व्यूअर के बीच का डिफरेंस है। सो अगर फंडामेंटली अगर हम बात शुरू करें तो एक फिल्म मेकर एक स्टोरी टेलर होता है जो एक स्टोरी कहना चाहता है। सबसे पहले फिल्म एस्पिरेंट बनने से पहले के क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि फिल्म मेकर बनना क्यों है। कोई दूसरा हमारे बाजू वाला पड़ोसी फिल्म मेकर बन चुका है या फिल्म मेकिंग में शायद से बहुत ज़्यादा ग्लैमर इसलिए बनना है, तो वो कोई वजह नहीं है। फिल्म मेकर बनना है, अगर आपको स्टूडेंट बनना है, सो देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग रीजन टू इट। और रीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को सोशली रिलेवेंट फिल्म बनानी है, कुछ लोगों को एक्शन फिल्म बनानी है, कुछ लोगों को इमोशनल फिल्म बनानी है। अगर आपके पास अगर वो वजह है कि मुझे इस टाइप की फिल्में बनानी है और इस टाइप की कहानियां मुझे कहनी है, आई थिंक सो दैट इज द राइट प्रोसेस एंड दैट इज द राइट वे टू थिंक दैट ओके नाउ यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर। मेरा खुद का मोटिवेशन फिल्म बनाने का ये है कि मैं पर्सनली फिल्मों के थ्रू कुछ कहना चाहता हूँ। दोनों ही फिल्मों के अंदर मैंने कुछ कहने का ट्राई किया है, पर आजकल की जनता एज ही सेड दैट कि अगर आप उन्हें एंगेज और एंटरटेन नहीं कर रहे तो आपके साथ नहीं है। शायद से मैंने अपने दोनों फिल्मों में शायद कुछ एंटरटेनमेंट दिया होगा, इसलिए शायद मुझे बुलाया ना, नहीं तो मुझे शायद बुलाते भी नहीं। सो एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट ये 30 सेकेंड की एड फिल्मिंग हो, शॉर्ट फिल्म हो, थिएटर हो, कि अगर 2-3 घंटे की कहानी हो, दीज आर द 2 मेजर एस्पेक्ट्स। इनफैक्ट एक कोरियन डायरेक्टर है बॉन जॉन करके, जिनको पैरासाइट के लिए भी 4 ऑस्कर के अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने एक चीज कही है कि द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। सिर्फ एक वाक्य का लाइन है कि द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव, पर ये इतना इफेक्टिव है। As they said that the colloquialness and the colloquial and the local power is the most powerful and influential voice in the world. आप कुछ भी देख लीजिए, एक साउथ कोरिया जैसी छोटी कंट्री एक छोटी सी 10 करोड़ में फिल्म बनाती है और ऑस्कर के सारे अवार्ड ले जाती है। आई थिंक सो मैं पर्सनली भी उस पर्सनल वॉइस को ही ढूंढ रहा हूँ 10 साल से। शायद से कहीं ना कहीं थोड़े हद तक ये दोनों फिल्मों में कुछ मिल चुकी है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्सनल वॉइस भी आप में से ही किसी लोग में से ये आ सकता है। नागराज मंजुला ने सायरात करके एक फिल्म बनाई थी, बहुत ही पर्सनल कहानी थी, अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से, और प्रोबेबली इट वाज एंड इट इज द गेम चेंजर ऑफ मराठी इंडस्ट्री। और मेरा पर्सनली मानना है कि गुजराती इंडस्ट्री का भी गेम चेंजर आप में से ही कोई होगा, एंड वो सबसे पर्सनल वॉइस होगा। ऐसी कहानी जो आपके आसपास हो, ऐसी कहानी जो पहले आपको मूव कर चुकी हो, तभी आप किसी और को मूव कर सकते हो। आई विल स्ट्रांगली बिलीव द फैक्ट दैट यू कैन नॉट मेक एनीथिंग विच यू हैव नॉट सीन, रेड और एक्सपीरियंस। इसके बाहर की दुनिया आपको पता नहीं है। जो चीज़ आपने देखी नहीं है, जो चीज़ पढ़ी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं की, उसके बाहर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। और जो हमारे आसपास है वो इतना इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना उसमें से ही कुछ ऐसा क्रिएट करे और दुनिया भर को दिखा दे। सो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत लोग मुझे सवाल डायरेक्टली पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, कैसे अंदर एंट्री मिल सकती है। फिल्म इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, स्किल सेट, हार्डवर्क और लक, इसका एक मिक्सचर है। और लक दुनिया का सबसे इनटेंजिबल फोर्स है। गोल्फ गेम है, गोल्फ
पता नहीं आपने देखा होगा, किसने खेला होगा, गोल्फ भी बोलते हैं कि 90% लक है लेकिन 10% स्किल है। तो अगर वो 10% का स्किल नहीं होगा तो 90% लक का कुछ नहीं कर सकते हो। सो जब तक अगर ये मिक्सचर करेक्ट फॉर्म में नहीं आता है तब तक इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू पेनेट्रेट एंड ट्राई टू मेक फिल्म्स। क्योंकि फिल्म मेकिंग या फिल्में बनाना ये कोई पेंटिंग तो है नहीं कि आप घर में बैठे हैं, आप सुबह को उठे, आपने चाय पी, फिर आपने एक पेंटिंग बनाई और आपने पेंटिंग फाड़ दी कि नहीं मुझे ठीक नहीं लगी। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म। 300-400 लोग एक फिल्म सेट पे काम करते हैं। तो अगर इतनी महंगी चीज़, अगर इतनी एक्सपीरियंस आर्ट फॉर्म जब बन रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हम सीख लें, उसको लगती जो स्किल सेट है वो भी हम सीख लें। एंड दैट कुड बी थ्रू वेरियस फॉर्म्स, दैट कुड बी थ्रू वॉचिंग फिल्म्स, थ्रू रीडिंग बुक्स, थ्रू ज्वाइनिंग अ फिल्म स्कूल। इनफैक्ट मुझे फिल्म स्कूल ज्वाइन करने का मौका मिला नहीं, जो इनफैक्ट मैं बहुत अपने आप को मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं फिल्म स्कूल जा नहीं सका, सो दैट माई थियरी कुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर। बट अगर आपको फिल्म स्कूल जाने का मौका मिले तो व्हाई नॉट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एक्सपीरियंस एंड बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। आप कितनी भी किताबें पढ़ लोगे, बट जब तक आप एक फिल्म सेट के ऊपर नहीं जाते और चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते, यू विल नेवर गेट टू नो हाउ फिल्म इज मेड। Then of course you can apply all your personal voice and storytelling, but एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भले वो 30 सेकंड की कहानी हो या 2 घंटे की कहानी हो। इनफैक्ट काफ़ी लोग मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आते हैं हम लोगों के पास कि ये कहानी हमें कहनी है, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपको ये कहानी कहनी है, ये तो बात ठीक है, पर क्या आप क्राफ्ट ऑफ स्क्रीन राइटिंग जानते हैं क्या? स्क्रीन राइटिंग एक क्राफ्ट है। क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, इसके लिए आप वो स्क्रिप्ट के दर्जे आप ये फिल्म मेकिंग में घुस रहे हैं कि आप सही में स्टोरी टेलिंग या राइटर हैं। तो हर एक एस्पेक्ट को फिल्म मेकिंग के सीखना बहुत ज़रूरी है टू डिसाइड इन व्हाट एस्पेक्ट, इन व्हाट डिपार्टमेंट यू वांट टू गेट इनटू। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इज ऑल अबाउट स्टोरीज, और स्टोरी उतनी बढ़िया है जितना अच्छा उसका कॉन्फ्लिक्ट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज मैं सुबह उठा, मैं चाय पीने के लिए गया, फिर मैं नहाने के लिए गया, फिर मैं खाना खाने के लिए गया, और फिर मैं दोपहर को सो गया। इसमें कहानी नहीं है। अब कहानी उतनी इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग उसका कॉन्फ्लिक्ट। मान लो अगर इस कहानी को मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या मैं सुबह उठा, मैं खाना खाने को गया, फिर मैं आके यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में आया स्पीच देने को। वहाँ पे चित्र भारती ने मुझे इनवाइट किया था, और स्पीच देते देते मैं ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ तरीके से बोल दिया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मैंने कुछ स्पीच बोलते वक्त गड़बड़ कर दी। अब यहाँ से एक स्टोरी और आपका एंगेजमेंट बढ़ता है कि आप जानना चाहते हो कि इसके आगे अब क्या हुआ, इसके आगे लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया, उसके आगे चीज मैंने संभाली कि नहीं संभाली। सो आई थिंक सो दैट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी इज ओनली गुड एज योर कॉन्फ्लिक्ट इज। कुछ मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जर्नी भी गुजरात से शुरू हुई है। इस तरह 2010 के अंदर हम लोगों ने मैंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, और 2010 के अंदर हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की, सिनेमैन प्रोडक्शंस करके। अब कंपनी तो फॉर्म कर दी पर काम तो मिल ही रहा था। अब 2010 से 2011 भी हो गए। अब हम भी सोच रहे थे कि सर्वाइवल के लिए कुछ छोटी मोटी एड फिल्म बनाए। मुझे आज भी याद है कि हम लोगों को पहली छोटी एड फिल्म एक फर्नीचर ब्रांड की मिली थी, और उनको बजट मिला था 15,000 रुपये का। अब हम लोग तो खुश हो गए, हम शूट करने चले गए, तो क्लाइंट ने मुझे बोला क्या आना थी मोटो कैमरा तो लगन वाला पासे हो जाएगा। वो बात अलग है कि वही क्लाइंट ने मुझे आज फोन करके मेरी मूवी टिकट्स मांगी थी मेड इन चाइना में, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर हम लोग 2 छोटी मोटी एड फिल्म्स करने लगे। फिर लगा कि फिल्में बनानी चाहिए, और तब गुजराती फिल्में जिस तरह होनी चाहिए तब गुजराती फिल्में चल नहीं रही थी। एंड मेरे पार्टनर अभिषेक का एक कन्विक्शन था कि हम क्यों ना एक गुजराती फिल्म बनाएं जो
सब लोग देख सकें. And that's why the entire process of केवरी तेजेश happened. And 2012 के अंदर फिल्म रिलीज हुई और फिल्म बहुत चली. इनफैक्ट हमारी जर्नीज यहाँ पे इतनी इंटरट्विन्ड है कि उस फिल्म का म्यूजिक बहुत बढ़िया था और वहाँ हमारी और मेहुल भाई की भी दोस्ती हुई और वहाँ और मेहुल भाई ने भी इस तरह का म्यूजिक दिया which was way different. So I would like to have a round of applause for him also before he speaks. उसके बाद लगा कि 2013-14 में फिल्म तो बना ली पर ऐसी फिल्म बनाते हैं जो और लोगों तक पहुंचे. और फिर बेयार की शुरुआत हुई एंड इनफैक्ट उस प्रोसेस के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स जो कभी गुजराती इंडस्ट्री में काम नहीं किए थे वो भी जुड़े. उसका म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग था और वो फिल्म भी 100 दिन चली. उसके बाद 2015 चला गया. अब लगा कि अब क्या करें, 2 फिल्में तो हो गई. फिर सोचा कि सिर्फ बड़ी और बेहतर नहीं, थोड़ी हटके फिल्म बनाते हैं. और 2015 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हादसा हुआ था. इनका इंटरेस्टिंग बोल नहीं सकता हूँ मैं. एक हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे. सो दैट आइडिया वॉज द जर्म फॉर रॉन्ग साइड राजू एंड इट टुक अस almost 1.5-2 years to write that film. और 2017 के अंदर उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला. एंड इनफैक्ट कई साल बाद, अराउंड कुछ 20 साल बाद, एक गुजराती मेकर्स को एक नेशनल अवार्ड मिला था. तो वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ थी. इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है कि वो फिल्म लेके मैं ऑलमोस्ट 11 से 12 कंट्रीज घुमा था. और एज प्रभाकर जी सेड दैट traveling makes you experience things. एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुजराती फिल्म मैंने पोलैंड में दिखाई थी. एक छोटा सा हादसा हुआ था. आई थिंक वो फिल्म शायद आपने देखी होगी. उसका जो मेन कैरेक्टर था वो ऐसी कुछ बेचा था जो जिसका सेवन करना गुजरात में अलाउड नहीं है. तो वो फिल्म खत्म हो गई, लोगों ने तालियां बजा ली और स्टेज पे आके मुझे पहुंचे कि आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज दिस गाय इन ऑन स्कूटर इज ट्राइंग टू सेल at every house. I told him that thing is something which is prohibited. That is probably Gujarat is one of the safest state of our country. So it was unbelievable for him to understand that how is it possible. तो इस तरह की छोटी चीजें, ये है इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा जो पोलैंड जैसी कंट्री के अंदर भी पहुंच सकता है. और शायद से वहाँ के कुछ लोगों को इस चीज के बारे में इस फिल्म के थ्रू पता चला. फिर रॉन्ग साइड राजू हो गई. फिर हमें लगा कि और लोगों तक पहुंचे. 2018 के अंदर इनफैक्ट मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रही थी पर इतनी मज़ेदार स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही थी जिस तरह की स्क्रिप्ट मुझे करनी थी. और फिर हमने एक कहानी लिखी मेड इन चाइना करके. और फिर वहाँ से मेरी प्रोसेस शुरू होगी कि हमें लगा कि ये कहानी क्यों नहीं हम हिंदी फिल्मों में के लिए करें, हिंदी सिनेमा के लिए करें. एंड देन बाय द एंटायर प्रोसेस ऑफ pitching the script happened, which is a very crucial aspect of trying to make films or trying to do films. तो उसका प्रोसेस भी बहुत मज़ेदार रहा कि एज अ फर्स्ट टाइम हिंदी मेकर मेरे को राजकुमार राव, बमन ईरानी, परेश रावल जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला. उनकी प्रोसेस को जानने का मौका मिला और उस प्रोसेस से काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी. इनफैक्ट जैसे मैंने कहा था कि making film is all about what you see, what you experience and what you read. Made in China probably is almost everything what I've read, experienced and seen in my life. उसमें एक, अगर आपने, I don't know मेड इन चाइना कितने लोगों ने देखी है, बट उसमें एक सीन है जिसमें राजकुमार राव परेश रावल को मिलता है. परेश रावल एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन है और राजकुमार एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन है. परेश रावल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है. ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ से आया था. मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रहा था बम्बई से लेके दिल्ली तक और वहाँ पे एक गुजराती बिजनेसमैन था मेरे बाजू में और उन्होंने मेरे बहुत सारी बातें की. ही ट्राइड टू एक्सप्लेन मी अबाउट यूरोपियन इकोनॉमी. वो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे इकोनॉमी के बारे में सब कुछ बता दिया. फ्लाइट लैंड हो गई और मैंने उनको पूछा कि सर आप तो काफ़ी कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो आप करते क्या हैं? सुटेड बूटेड गाय. એમણે કીધું હું બક્કલ વેચું છું બહારના કે.
વાળાના બક્કલ વેચવું હોય કે બક્કલ આખા અમારી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ છે ઇન્ડિયામાં અને ઇન્ડિયામાં જેટલા બક્કલ છે મારા છે. So this is how I could gauge and get राजकुमार Rao's character. एक साथ दूसरा एक्सपीरियंस था कि मैं लंदन गया था और वहाँ बैठा था और वहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर एक था गुड जेंटलमैन यूरोपियन गाय. अब मेरी तो आदत है कि जाके बात करना, कई बार ज़्यादा ही कुछ बोला यूरोप ने क्या समझेगा ना, कुछ भी बोलते हैं. तो मैंने उनको बताया इंडिया के बारे में कि इंटरनेट किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है. और 15 मिनट तक मैं बोला उनको, मैंने इंटरनेट के बारे में बताया, मैंने बोला कि किस तरह गूगल लोगों को हेल्प कर रहा है और किस तरह आजकल भारत के सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया. उन्होंने 15 मिनट तक मेरी बात सुनी, अच्छे से सुनी. जाते उन्होंने मेरे को अपना कार्ड दिया. बेसिकली वो गूगल एशिया पैसिफिक के हेड थे. तो ये भी चीज़ अब फिल्म में आ गई. So what I try to see is that the only thing I have heard is and learned is that filmmaking और फिल्में तो 100 साल से बन रही है. What we need to gauge is try to find our personal voice, try to find what you want to say, and of course learning all the aspects of making films. क्योंकि उसके बिना तो फिल्म बन नहीं सकती. So thank you चित्रपादी for inviting. Nikhil, one more question. ऐसा कहा जाता है कि कविता जब एक कवि रचता है तब वो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है. पेंटर पेंटिंग करता है तो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति है. कहानीकार कहानी लिखता है तो कुछ लोगों की अनुभूति का विषय होता है. लेकिन जब फिल्में बनती हैं किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला माध्यम है फिल्म. आप यंग मेकर हैं, आपकी मेड इन चाइना की पूरी टीम में आप सबसे युवा आदमी थे. आपने गुजराती से लेकर हिंदी तक की सफ़र बहुत अच्छी तरह से पूरी की है, शुरू की है और आगे बढ़ते रहेंगे. मेरा सवाल ये है कि फिल्म मेकर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल कंसर्न कितना होना चाहिए, क्योंकि फिल्में वो माध्यम हैं जो समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता होती है. इनफैक्ट ये अच्छी चीज़ें जो एक मॉरल कंपास की बात है. एक फिल्म एक जो माध्यम है वो इतना इफेक्टिव माध्यम है और इनफैक्ट हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में हम फिल्म माध्यम से सीखे हैं. तो एक फिल्म मेकर के लिए आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाउ सोशली रिलेवेंट एंड हाउ सोशली करेक्ट ही इज. इनफैक्ट सेंसरशिप डजंट मॉनिटर एवरीथिंग, बट आई थिंक सो एक फिल्म मेकर को एक पहले एक इंसान की तरह और एक स्टोरी टेलर की तरह ये जानना और एक सोशली रेलेवेंट और सोशली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज 100 अच्छी चीज़ें लेकिन एक नेगेटिव चीज़ या एक बुरी चीज़ कैन स्प्रेड अ वायरस एंड कैन स्प्रेड अ बैड सीड इन क्रोर्स ऑफ व्यूअर्स, यू नो. सो आई थिंक सो एक फिल्म मेकर को एक सोशल एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ. मैं आने वाले 10 मिनट ऑडियंस के लिए ये मंच खुला कर रहा हूँ. ऑडियंस में से कोई क्वेश्चंस हो? हाँ, वॉलंटियर जी यहाँ पर सबसे पहले आगे. अखिलेश शर्मा भोपाल से. अभी सुभाष जी ने भी बोला था, प्रभाकर जी ने भी बताया कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि समाज के लिए और देश के लिए कोई ना कोई उसमें सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड. लेकिन अभी 2 फिल्में एक ऐसी आई, एक के डायरेक्टर जो अभी केदारनाथ फिल्म बनी थी, पाठक सरनेम था सर उनका, और दूसरा अभी विधु विनोद चोपड़ा जी ने शिकारा. जो वो ट्रेजेडी हुई, उस ट्रेजेडी से बिल्कुल हटकर उसमें लव सीन आ गया, उसमें और चीज़ें डाल दी. वास्तव पर जिनके साथ जो घटनाएं घटी हुई, जैसे केदारनाथ के, आज भी ऐसे लोग हैं जो आज तक नहीं मिले. और उसमें कई लोग शिकारा वाली में जो कश्मीर में जो घटना है उसमें बहुत सारे लोग मर गए. लेकिन वो जो ट्रेजेडी हुई, उस ट्रेजेडी को हटाकर उसमें दूसरे सीन डाल दिए जाते हैं, जबकि वास्तव में वो हुआ कुछ हो.
तो वो क्या ऐसा होता है कि देश प्रेम और संस्कृति से हटकर भी कुछ डायरेक्टर ऐसी चीजें कर सकते हैं और उनको फिर पब्लिसिटी भी मिलती है? इन दोनों फिल्म मेकर्स के बारे में इनफैक्ट एक तो मैं शिकारा देखी नहीं है, मैं इनके इंटेंशन के बारे में तो कह नहीं सकता कि, पर मैं ये ज़रूर चीज़ मानता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि फिल्म बनाते वक्त एक सोशल रेलेवेंस और एक मॉरल कंपास जो होता है उसकी समझ एक स्टूडेंट को होनी बहुत ज़रूरी है। और उस मॉरल कंपास का जो डिसीजन मेकर होता है उस खुद स्टोरी मेकर होता है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर वी हैव ऑल द फ्रीडम टू मेक व्हाट वी वांट, बट दिस फ्रीडम ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द कॉस्ट। और मैं मानता हूँ कि उस फ्रीडम और को मिस यूज नहीं करना चाहिए, एंड एब्सोल्युटली अग्री दैट द फिल्म मेकर्स शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। जी आगे ऊपर वालों में से मेरा क्वेश्चन ये है निखिल सर कि अगर कोई डायरेक्टर आज के प्रेजेंट टेंस पे कोई मूवी शूट कर रहा है और वो मूवी रिलीज होते होते उसको थोड़ा 1-2 ईयर लग जाता है, तो फिर कोई न्यू ट्रेंड्स चल रहा होता है तब, तो वो न्यू ट्रेंड्स कैसे उस मूवी पे हार्मफुल है? वेल मूवी आप जब बनाते हो तो ऐसे एंटिसिपेशन के आप बनाते हो कि शायद से इस प्रोसेस के अंदर फिल्म 1.5-2 साल बाद रिलीज हो, एंड एज स्टोरी मेकर्स और फिल्म मेकर्स स्टोरी एंड फिल्म मेकिंग ही और स्टोरी मेकिंग ही ये एक ऑडियंस और एक मेकर के बीच की रेस है। और अगर हॉरर फिल्म हो या सस्पेंस फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, एंड एज मेकर्स इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज द स्किल दैट हम ऑडियंस से 2 कदम आगे रहें। तो एक मेकर के लिए वो एंटिसिपेट होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये अगर फिल्म 2 साल बाद रिलीज होगी, इज इट स्टिल रेलेवेंट और इज इट ट्राइंग टू टच द इश्यूज विच आर रेलेवेंट राइट नाउ। सो आई थिंक सो ये मेकर का स्किल सेट में ही स्किल सेट की बात है कि ही हैज़ टू बी दैट अवेयर दैट वॉट एवर ही मेक्स हैज़ टू बी रेलेवेंट इनफ, नॉट इवन आफ्टर 2 years बट इवन आफ्टर डिकेड्स। इसलिए जो हमें क्लासिक फिल्में देखते हैं, मुगल आजम से लेकर शोले तक या 3 Idiots से लेकर दिलचा तक, हमें आधी रिलेवेंट लगती है। जी अगला प्रश्न। हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि आपका काफ़ी अनुभव है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, उसके अंदर बाजारवाद, वो यानी कि जैसा समाज को चाहिए वो देता है या जैसा समाज बनाना है वो देना चाहिए? आई थिंक सो इट्स अ 2-way प्रोसेस। हम ऐसी फिल्में ऐसी बनती हैं जो एक सोसाइटी का मिरर हो, एंड इट्स वाइसा वर्सा कि हम फिल्म से भी कई बार इतने भाविक होते हैं, हम किसी चीज़ें सीखते हैं, तो सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिल्मों में देखी जाती है। तो आई थिंक सो इट्स अ 2-way प्रोसेस एंड इट शुड गो हैंड इन हैंड, एंड जब हैंड इन हैंड रहेगा तभी आई थिंक सो फिल्में रेलेवेंट रहेगी, और रेलेवेंट चीज़ें ही हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है और हमें एंगेज करती है। वॉट एवर इट इज इरेलेवेंट, इट बिकम्स रिग्रेसिव, एंड दैट्स समथिंग विच पीपल डोंट लाइक टू वॉच। हाँ, आगे सबसे आगे प्रश्न। निखिल सर, वैसे इंसान का स्वभाव रहा है कि लोभ है वो उसको जल्दी तृप्ति का एहसास नहीं होता है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुजराती सिनेमा में आपने कहा कि आने वाले अभी शाइनिंग एक टाइम की अभी आने वाला है, या यहाँ दर्शकों में से कोई होगा तो रेवा, रॉन्ग साइड राजू और हेलारो के बावजूद भी आपको लगता है कि अभी वो समय गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं आया है? वेल, समय तो आ ही गया है कि इससे सबसे बड़े लिविंग एग्जांपल उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, हेलारो। सो ये चीज़ कहना कि बदलाव नहीं आया है वो तो इट्स मतलब मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि जैसे 2011 में श्वास करके फिल्म आई थी मराठी में, ऐसा नहीं था कि उसके फिल्में नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी फिल्में आ रही थी। It just changed the way people thought about regional films. 2016 के अंदर फिल्म आई सायराट करके, मराठी फिल्में काफ़ी आती आ रही है, अच्छी और अच्छी आती रहेगी। It just changed the way how music was used in regional films. तो मेरा भी ऐसा मानना है कि एक ऐसी फिल्म हो जो सिर्फ गुजरात के नहीं, सिर्फ इंडिया के नहीं,
पूरी दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाए। और वो मेरा पर्सनल मानना है कि इट वुड बी फ्रॉम अ मेकर प्रोबेबली फ्रॉम विद द टाइनीस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ गुजरात विद द मोस्ट पर्सनल वॉइस। ये मेरा सा पर्सनल मानना है, इसलिए मैं कहा।